हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था इम्यूनोलॉजी, और इम्यूनोलॉजी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैंसर। कैंसर को हमने स्टार्ट तो कर लिया था। हमने एक वीडियो कैंसर की देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप्स देखे थे। हमने देखा था बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद जो है हमारे वीडियोस के अंदर काफी सारा गैप आ चुका है, तो आज बहुत टाइम बाद जो इसका सेकंड पार्ट है मैं वो बनाने जा रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं स्टैंड नहीं कर सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो अभी होपफुली थैंकफुली मेरा पैर कुछ ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर आई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोज बना पाऊँ। तो अभी हम पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में हमने जितना पढ़ा अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक होगा वो होगा कार्सिनोजन के बारे में। कार्सिनोजन क्या होते हैं? कार्सिनोजन सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन। अगर हम बात करें कार्सिनोजन क्या होते हैं, तो जो भी कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स, यानी ऐसे सारे फैक्टर्स जो क्या करते हैं हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं, उनको नाम क्या दिया गया है? कार्सिनोजन्स। जैसे हम कहते हैं कि अभी यूवी रेस से स्किन कैंसर होता है, तो यूवी रेस क्या हो गया? एक कार्सिनोजन। हम कहते हैं हमें इस केमिकल से जो है कैंसर जो है हो सकता है, तो वो कार्सिनोजन, तो वो जो केमिकल है वो क्या हो गया? एक कार्सिनोजन। यानी ऐसी सारी चीजें जो कैंसर को कॉज करती हैं, उन सारी चीजों को हमने नाम क्या दे दिया? कार्सिनोजन्स। अब कार्सिनोजन्स तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। जैसे कि हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से मेजर केमिकल्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर ही प्रेजेंट है, जिनको हम नाम देते हैं बायोटिक फैक्टर्स। कुछ रेडिएशंस भी हमारे सामने आती हैं, और कुछ हमारे सामने आएंगे फिजिकल फैक्टर्स। तो ये हमारे सामने चार तरीके के हम कह सकते हैं कार्सिनोजन है, यानी हमने कार्सिनोजन की कैटेगरी को चार तरीकों में बांट दिया है। कुछ केमिकल्स की वजह से, जो केमिकल्स की वजह से कैंसर कॉज हो, उन कार्सिनोजन को बोलते हैं केमिकल। जो बायोटिक यानी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन्हें बोलेंगे बायोटिक फैक्टर्स। कुछ रेडिएशंस की वजह से, जैसे हमने भी बात की यूवी रेस की, और कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से कैंसर कॉज होता है, उन्हें फिजिकल कार्सिनोजन कहा जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजन। अगर हम बात करें केमिकल कार्सिनोजन की, यानी ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, यहाँ पर हम सारे लिखेंगे जो जो केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल से कोज होने वाले सारे के सारे कैंसर हम इधर लिखेंगे। यानी कौन से केमिकल से प्रोस्टेट कैंसर होता है, कौन से केमिकल से लंग कैंसर होता है, कौन से केमिकल से स्किन कैंसर होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काजल को। काजल से भी कैंसर होता है। काजल को हम क्या बोल सकते हैं? सूट भी कह सकते हैं, सूट या फिर काजल। सूट या काजल से कौन सा कैंसर होता है? तो इससे कैंसर होता है स्किन कैंसर, और इससे कैंसर होता है लंग कैंसर। तो स्किन एंड लंग कैंसर हो सकता है किससे? काजल से या फिर सूट से। उसके बाद हम देखते हैं एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, जिसे NDMA भी कहते हैं। इस एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा सिगरेट के धुएं में।
यानी सिगरेट के धुएं में कौन सा केमिकल पाया जाता है, एन नाइट्रोसो डायमिथाइल अमीन, और इससे भी कैंसर होता है। तो अगर ये सिगरेट के अंदर सिगरेट के धुएं से होगा तो कौन सा कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं एस्बेस्टोस। तो ये जो एस्बेस्टोस है, इस एस्बेस्टोस से भी क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो अभी तक हमने जो है 3 केमिकल्स अभी देखे हैं। एक हमने देखा है काजल या फिर सूप, फिर हमने देखा एन नाइट्रोसो डायमिथाइल अमीन जिससे क्या होता है, लंग कैंसर होता है। फिर हमने देखा एस्बेस्टोस जिससे क्या होता है, लंग कैंसर होता है। अभी हम इसके बाद और केमिकल्स देखते हैं। फोर्थ हमारे सामने आ जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक से भी क्या होता है, लंग कैंसर होता है। फिर हमारे सामने आएगी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस से भी क्या होता है, लंग कैंसर। तो बेसिकली हम सबसे पहले लंग कैंसर को साइड में कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे सामने निकल एंड क्रोमियम के कंपाउंड्स। निकल एंड क्रोमियम के कंपाउंड्स, इनसे भी क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो ये हमने लंग कैंसर के लिए देखा आर्सेनिक है, निकल एंड क्रोमियम के कंपाउंड्स, हमने एस्बेस्टोस देखा, हमने मस्टर्ड गैस को देखा। अब हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन से होता है बोन मैरो या फिर ब्लड कैंसर। बोन मैरो एंड ब्लड कैंसर कौन से केमिकल से होता है, बेंजीन से होता है। अभी हमने देखा आर्सेनिक, मस्टर्ड गैस, निकल एंड क्रोमियम के कंपाउंड्स एंड बेंजीन। अभी हम इससे आगे चलते हैं। एफ्लेटॉक्सिन। एफ्लेटॉक्सिन से जो कोज होता है वो होता है लीवर। इससे लीवर अफेक्ट होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड से कौन सा कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो हमने किसके बारे में बात की, एफ्लाटॉक्सिन जिससे लीवर जो है वो अफेक्ट होता है, देन कैडमियम ऑक्साइड इससे प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो इसके साथ ही हमारे जो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से कार्सिनोजन होते हैं हमने वो डिस्कस किए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं हमने वो डिस्कस किए, क्योंकि अगर हम लिस्ट बनाने जाए तो केमिकल्स की लिस्ट कभी खत्म होगी ही नहीं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट थे हमने वो डिस्कस किए। अगर आपको इसके अलावा भी मिलते हैं तो आप इसके अंडर और लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट केमिकल कार्सिनोजन जो है वो खत्म होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकेंड, रेडिएशंस। कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो कार्सिनोजन की तरह वर्क करती हैं। तो अगर हम रेडिएशंस की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगी एक्सरेज, देन हमारे सामने आ जाएंगी गामा रेज, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज। तो ये ऐसी रेज या फिर ऐसी रेडिएशंस हैं जो क्या कॉज कर रही हैं, जो कैंसर कॉज कर रही हैं। तो ये सारी क्या है, रेडिएशन कार्सिनोजेंस हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं फिजिकल कार्सिनोजेंस।
फिजिकल कार्सिनोजेंस के बारे में हम बात करते हैं। कई बार खाना खाते समय हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमारे दांतों के नीचे आ जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, टंग बाइट। हमारी टंग बाइट हो जाती है, हमारे दांतों से हमारी टंग को क्या हो जाता है, लग जाती है। तो उस टंग बाइट की वजह से भी कैंसर हो सकता है, और वो कौन सा कैंसर होता है, उस कैंसर को नाम देते हैं टंग कैंसर। तो हमारे खाना खाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी टंग पे बाइट हो गई है तो उससे क्या कॉज हो सकता है, टंग कैंसर कॉज हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आएगा एक कांगरी कैंसर। कांगरी कैंसर वहां देखा गया है जहां पर लोग ज्यादातर अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं। जो अंगीठी होती है, जिन्हें सर्दियों में चलाया जाता है, सर्दियों में जलाकर जब हम कमरे के अंदर अंगीठी रख देते हैं, उससे कौन सा कैंसर होता है, कांगरी कैंसर। और ये ज्यादातर उन जगह पर पाया जाएगा जहां पर ठंड जो है वो ज्यादा होती है, यानी हम कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के लोग जहाँ रहते हैं वहां पर वो अंगीठी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर जो कैंसर है, वो कांगरी कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे फिजिकल फैक्टर्स। हमने रेडिएशंस भी देख ली, फिजिकल भी देख ली। अब हम देखते हैं कौन से बायोटिक कार्सिनोजेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक में हमारे सामने आते हैं ओंकोजीन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो प्री ओंकोजीन्स हैं, अगर वो ओंकोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ओंकोजीन्स ये कौन से फैक्टर के अंदर आएंगे, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आएगा ओंकोवायरस, यानी कोई बाहर से ओंको वायरस हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर दे तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ओंको वायरस बाहर से आएंगे और ओंकोजीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसे क्या, ये कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, बायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमने कार्सिनोजन को पढ़ा, कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। हमने कार्सिनोजन के टाइप्स भी देख लिए, हमने केमिकल टाइप भी देखा, हमने बायोटिक भी देखा, हमने रेडिएशंस भी देख लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को डायग्नोस किस तरीके से किया जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस, किस तरीके से कैंसर को हम डायग्नोस करेंगे कि इस बॉडी के अंदर कैंसर है। सबसे पहले इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे सामने जो टेस्ट आता है वो आता है ब्लड टेस्ट, यानी कोई ना कोई चेंजेस जो है हमारे ब्लड के अंदर होंगे, तभी हम ब्लड के टेस्ट से बता सकते हैं कि इस जो बॉडी है, इस इंसान के अंदर कैंसर है या फिर नहीं है। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैंसर है, कैंसर सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये जो कैंसर सेल्स हैं ये ट्यूमर मार्कर्स को रिलीज करते हैं। कौन से मार्कर्स को रिलीज करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स को रिलीज करते हैं। और ये ट्यूमर मार्कर्स कहाँ चले जाते हैं, ये ट्यूमर मार्कर्स रिलीज होकर ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो जब ब्लड का टेस्ट किया जाता है, अगर उस ब्लड के टेस्ट के अंदर ये ट्यूमर मार्कर्स की प्रेजेंस दिख जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी का हम टेस्ट कर रहे हैं, इस बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, यानी इस बॉडी को क्या है, कैंसर है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट। और अगर हम इसका एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल आता है एफ फीटोप्रोटीन, यानी अगर ये डायग्नोज हो गया यानी कैंसर है। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं बायोप्सी। डायग्नोसिस के अंदर हमने ब्लड टेस्ट की बात की, अब हम बात करते हैं बायोप्सी की। बायोप्सी का मतलब है किसी भी कैंसर सेल के टिश्यू को लेकर उसकी स्लाइड बनाना, यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, कैंसर सेल है या फिर हम कह सकते हैं कैंसर टिश्यू,
कैंसर टिश्यू लिया, यानी अगर किसी के स्किन कैंसर है तो हमने उस स्किन कैंसर का क्या लिया, एक पार्ट लिया, उस कैंसर कॉजिंग जहां पर भी कैंसर है उस कैंसर का टिश्यू का एक पार्ट लिया और उस कैंसर टिश्यू की स्लाइड बनाकर हमने उसको चेक किया। जब हमने उसकी स्लाइड बनाकर उसके अंदर चेक किया तो हमें अगर ये सारे हमें दिखे तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है, कैंसरस है। जैसे कि अगर उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा हुआ, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है कि उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो तो ज्यादा है लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो कम है। इसे क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यानी न्यूक्लियस की ग्रोथ तो ज्यादा हो रही है लेकिन साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कम हो रही है। तो जब इस तरीके से होता है तो हम कह सकते हैं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसका ज्यादा है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज जो है वो हमें ज्यादा दिखेगा, न्यूक्लियस का साइज बड़ा दिखेगा, या हम क्या कह सकते हैं, इररेगुलर शेप का हमें न्यूक्लियस दिखेगा। तो अगर ऐसी जो है चीजें हमें सेल के अंदर दिखे, सबसे पहले तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का ज्यादा दिखना, न्यूक्लियस के साइज का ज्यादा दिखना। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी का ज्यादा होना, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, न्यूक्लियस साइज ज्यादा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये सेल नॉर्मल नहीं है। ये सेल कैसे हैं, कैंसर टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस बॉडी को कैंसर है या नहीं। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, बायोप्सी। इसके बारे में हमने जनरली सुन भी रखा होगा। बायोप्सी क्या होती है, तो किसी भी टिश्यू को लेकर उसका टेस्ट करना, अगर उसके टेस्ट में हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं इट मीन्स कि वहां पर जो है वो सेल कैंसरस है। अभी हम चलते हैं थर्ड टेस्ट की तरफ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड जो टेस्ट है उसका नाम है FNAC टेस्ट। FNAC की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। FNAC की फुल फॉर्म है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इससे क्या होता है, इसे FNAC टेस्ट कहते हैं। और ये जो टेस्ट है ये ज्यादातर मैमोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। मैमोग्राफी की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि जब ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोस किया जाता है तो मेजरली कौन सा टेस्ट किया जाता है, FNAC टेस्ट। उसके अलावा डायग्नोस करने के अंदर जो है एक्सरे भी यूज की जाती है। डायग्नोस करने के लिए MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ये भी यूज की जाती है। उसके अलावा CT स्कैन भी यूज किया जाता है। तो ये चीजें भी डायग्नोस करने के अंदर काम आती है। FNAC टेस्ट भी हमारे सामने है, ये भी हमारे लिए काम आता है। उसके अलावा यहाँ पर आता है PEP स्मीयर टेस्ट। PEP स्मीयर टेस्ट ये भी डायग्नोस करता है कैंसर को, लेकिन ये एक स्पेशल डायग्नोस करता है, एक स्पेशल कैंसर को डायग्नोस करता है जो कि होता है सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर है, यूटेरस से रिलेटेड जो कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं और उस कैंसर को डायग्नोस किया जाता है PEP स्मीयर टेस्ट। और आजकल जो चीज यूज की जा रही है जनरली टेस्टिंग के लिए वो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज ये रेडी की जाती हैं। ये एंटीबॉडीज को रेडी किया जाता है और ये एंटीबॉडीज जो है ये डायग्नोस कर सकती हैं कैंसर को। तो कैंसर को ये डायग्नोस कर सकती हैं। अगर पूछा जाए कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं, तो ये बनती हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से।
हाइब्रिडोमा टेक्निक या टेक्नोलॉजी से बनाई गई ये आर्टिफिशियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये कैंसर को डायग्नोस कर सकती है। ये कहीं ना कहीं कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हेल्प में आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो अब आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए वो मेथड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और बाकी जो टेस्ट अभी तक चल रहे थे वो हमने सब सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कैंसर को डायग्नोस कर लिया गया है तो अब हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो कैंसर को किन किन तरीकों से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सर्जरी, जो कि बहुत कॉमन है। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी ट्यूमर सेल होता है, जो भी ट्यूमर टिश्यू होता है, उसको सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एक फिजिकल मेथड है, एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद आती है रेडिएशंस। रेडिएशंस कैंसर कॉज करने में भी हेल्प करती हैं और रेडिएशंस कैंसर को ट्रीट करने में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि एक्सरे। तो ये कैंसर को कॉज भी करती थी और कैंसर को ट्रीट करने में भी हेल्प करती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन का 131 आइसोटोप। तो ये आइसोटॉप्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसको ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये कैंसरस सेल्स का जो डीएनए है उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर किस तरीके से वो वापस ट्यूमर बनेगा। तो ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, एक्सरे है, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकेशंस की। जो मेडिकेशंस यूज की जाती है, मेडिकेशंस के अंदर हम बात करते हैं टेक्सोल मेडिसिन की, जो टेक्सास प्लांट से जो हमें मिलती है। उसके अलावा विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन ये भी हमारे सामने यूज की जाती हैं एज अ मेडिकेशन। किस चीज के लिए, कि कैंसर को ट्रीट किया जा सके। और ये जो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन है ये हमें किससे मिलती है, तो ये हमें मिलती है कैथेरैंथस रोजियस से। कैथेरैंथस रोजियस को हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सदाबहार प्लांट बोलते हैं। तो जो सदाबहार प्लांट है उससे बनाई जाती है ये मेडिकेशंस, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। ये जो टेक्सोल है ये भी मेडिकेशन है जो कि कैंसर को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इस इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी के अंदर हमने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इसके द्वारा जो है ट्रीटमेंट जो दिया जाता है पेशेंट को, और वो भी हेल्प करता है किसको, कैंसर को ट्रीट करने के अंदर। और एक हमारे सामने आती है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी जो कि यही यूज की जाती है, यानी यहाँ पर कोई एक टेक्निक को यूज ना कर सबसे पहले सर्जरी, सेकंड मेडिकेशंस एंड थर्ड रेडिएशंस। इन तीनों का मिला जुला रूप, यानी इन तीनों को यूज किया जाता है, इन तीनों को इकट्ठा कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो इस थेरेपी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो हमने ट्रीटमेंट देखा, सर्जरी के बारे में हम सब जानते हैं। हमने देखा कि रेडिएशन है, जैसे कि एक्सरेज है, जैसे कि कोबाल्ट 60 है, जैसे कि आयोडीन है, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करने में काम आ रही थी, तो हमने इससे कैंसर ट्रीट करने में हेल्प ले ली। उसके बाद आती है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस के अंदर विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, टेक्सोल है, ये सारी मेडिकेशंस जो है वो जरूरी है। ये कैंसर को कॉज करने में ट्रीट करती
है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये कैथेरेंथस रोजियस। इस कैथेरेंथस रोजियस यानी सदाबहार प्लांट से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। फिर आती है इम्यूनोथेरेपी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो भी काम आती है इसे ट्रीट करने के लिए। तो इसके साथ ही हमारा जो कैंसर वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अब इम्यूनोलॉजी के अंदर हमारे पास जो रहता है वो रहता है एक एड्स। तो वो एड्स जो है वो 2 से 3 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।